अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आज का दिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत अफसरदा भी है और मिक्स इमोशंस हैं आज के दिन के हवाले से। ख़ास तौर पर मेरे उसके ऊपर मैं बात करूंगी, वो भी आपको बताऊंगी कि क्यों ये मिक्स इमोशन आज मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आजकल ख़ास तौर पर जो लाहौर में एक समा बंधा हुआ है बसंत के हवाले से, कल से बसंत शुरू हुई है और तमाम तर पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनकी कोशिश थी कि वो लाहौर में पहुँचें और बसंत मनाई जाए। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कल का इवेंट जो है, पहला दिन था बसंत का, खुशगवार तरीके से गुज़र गया। लेकिन कुछ जो एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए हमें, उनको भी मलहूज़े ख़ातिर रखना है। एक तो वो चीज़ कि बसंत मनाएं, लेकिन जो SOPs बताए गए हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखें, एहतियात करें, महफूज बसंत मनाएं, खुशी मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। आगे बढ़ते हैं जनाब। मौसम की तब्दीली के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब मौसम ग्रेजुअली आप समझें कि चेंज होता जा रहा है। अब सुबह सवेरे हल्की कह लें कि दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो जाती है, रात के वक्त अभी भी हल्की फुल्की सर्दी लग रही होती है, लेकिन मौसम अब ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है। जैसे ही फरवरी आई थी और बाहर का मौसम जिसको कहा जाता है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वो फील भी किया गया है। तो अब जैसे जैसे फरवरी का महीना गुजरता जाएगा, गर्मी भी महसूस की जाएगी और गर्मी आएगी भी। तो इसमें आपने अपनी स्किन केयर रूटीन किस तरह की रखनी है, आपने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है, और कितना लाजमी होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको भी चेंज करें, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करें। और बहुत से ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कि साला साल एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहे गर्मियाँ हो या फिर वो चाहे सर्दियाँ हो। तो कैसा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आजकल के मौसम में किस तरह का हमें स्किन केयर रखनी चाहिए, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर कंवल, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? सो मच, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर कंवल, मौसम चेंज होता जा रहा है, आप देखें कि सुबह में गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो मौसम की तब्दीली जब आती है तो इसमें अपनी स्किन केयर रूटीन को चेंज करना कितना ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर पर जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको चेंज करना कितना ज़रूरी होता है? मौसम की तब्दीली देखें जैसे आती है, आपको खुद फील होता होगा कि हमारी डाइट, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी डेली की जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। बहुत सारे वार्म कपड़ों के साथ साथ अब हम थोड़े थोड़े से कपड़े जो हैं वो अपने जैकेट्स और सॉक्स और ये चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी स्किन को भी नीड होती है कि उसमें भी चेंज लाया जाए, उसके भी प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाए, क्योंकि स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा होता है ना। जो हमारा ड्राई वेदर था, जो सर्दी थी, उसमें स्किन डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। अब ड्राई वेदर में आपको चीज़ें कौन सी चाहिए जो आपको कूल काम करें, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेट करें। बट जैसे वेदर चेंज हुआ, जैसे आजकल का वेदर हो रहा है, अब ये मिक्स सा वेदर है ना। एकदम से आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, एकदम से आपको फील होता है कि गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपने अपना प्रोडक्ट ज़रूर चेंज करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पर उसके वर्स इफेक्ट आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, बिकॉज स्किन उसको अडॉप्ट नहीं कर रही होगी। वेदर ड्राई है, आप लगा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो मज़ीद ड्राई करे तो डेफिनेटली स्किन रिएक्ट करेगी। वेदर ऑयली है, आपको ह्यूमिड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जो मज़ीद ऑयली करें तो डेफिनेटली स्किन रिएक्ट करेगी। सो प्रोडक्ट्स का विद द वेदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सही चाहे है। वो आपको एवरी 3 मंथ्स चेंज करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, राइट? हाँ। एक बड़ा पीरियड गर्मी का गुजरता है ऑल्दो, बट उस गर्मी में भी पार्टीशंस हैं, कभी ह्यूमिडिटी है, बारिश है, कभी बारिश आ जाती है। तो हाँ। इसलिए चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये रिकमेंडेशन देती हूँ कि वो प्रोडक्ट जो आपने साल पहले लिया था, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल के बाद भी आज भी आप वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और वो लकी होते हैं वैसे कि जिन्हें अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़े और वो ही साला साल यूज़ कर रहे हैं, वो हर वेदर में वो यूज़ करें। चले हमारे साथ एक कॉलर हैं चकवाल से, उन्होंने हमें कॉल किया है, इज़ा है उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इज़ा, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने मेरे जिस्म पे ना वो उस पे निशान बन गए, तो उनका पूछना था। चेहरे पे बन गए हैं? नहीं, हाथों पे, पाँव पे, कानों पे, टांग पे। अच्छा, और वो किस तरह के निशान है? जैसे फुल पैरी के होते हैं, वेठलाई को।
ओके, ठीक है। और ये कितनी देर हो गई है इस चीज़ को? मंथ हो गया, मतलब 5-6 मंथ हो गए। किसी डॉक्टर को चेक करा रही हैं, कोई इलाज करा रही हैं, मेडिसिन खा रही हैं? जी बहुत ज़्यादा खाई है, नहीं ओके, कोई आराम नहीं आ रहा, ठीक है। चले इज़ा हम डॉक्टर कंवल से जानते हैं कि ये क्या मसला है। डॉक्टर कंवल, फुलबेरी के हवाले। बेसिकली मुनीबा, जो फुलबेरी है या विटिलाइगो है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इंसान के अपने जिस्म का जो मुदाफ़ती सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो अपने ही सेल के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। और उसमें डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, उनमें से एक विटिलाइगो भी है, जिसमें आपके स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। बेहतर यही होता है कि आपको इनिशियल से ही उसका नोटिस ले लेना चाहिए। आपको छोटा सा कोई एक धब्बा फील होता है, आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट को, डॉक्टर को, किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जब पूरी बॉडी में निकलना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे कंट्रोल करना। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक इसमें आप टॉपिकल यानी कि लगाने वाला ट्रीटमेंट, खाने वाला ट्रीटमेंट, सनलाइट से सम टाइम कहीं कहीं हम अवॉइड करवाते हैं और कहीं कहीं सनलाइट में एक्सपोज करवाते हैं। कुछ लेज़र्स ऐसी हैं जो विटिलाइगो के लिए यूज़फुल होती हैं, बट ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं आपको वो टोटका बता दूं और आप घर बैठे कर सकें, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है स्किन की। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट को देखना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपको आपकी स्किन की कंडीशन के मुताबिक ट्रीटमेंट्स देगा। बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसका इलाज करवाइए। लेकिन जिस तरह वो कह रही है कि 1 महीना हो गया उनको ये दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं विटिलिगो के, और वो मेडिसिन भी खा रही हैं, तो क्या इतनी जल्दी मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो दवाइयाँ जो है इतनी जल्दी उनको ख़त्म कर दें? वैसे मुनीबा 1 महीने में ही उन्हें ये सब कुछ नहीं निकला होगा। ये ऐसी टाइम पीरियड से कि उन्होंने नोटिस नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि महीने में, ये हो सकता है कि महीने में इतना ज्यादा निकल आया हो कि उन्हें नोटिस लेना पड़ा। दूसरी बात ये है कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट एक लंबे अरसे तक चलता है। आपने ट्रीटमेंट लिया, समटाइम ऐसा होता है कि पूरी बॉडी आपकी क्लियर भी हो जाती है, लेकिन दोबारा से वो निकल सकता है, दोबारा से वो आ सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप उसको जितनी जल्दी हो सके ट्रीट करवाएं और फिर बाद में भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसकी प्रिकॉशंस पर अमल करते रहें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मौजूद है, आपकी जीन्स में मौजूद है, तो ये किसी भी टाइम दोबारा से अपीयर हो सकता है। तो इसके लिए केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट भी आपने लेना चाहिए जरूर और प्रॉपर कंसल्टेंट से लेना चाहिए, लाइक जीपी से या मेडिकल ऑफिसर से, उनसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आप राइट हैंड्स में हैं तो आपको पूरी तौर पे इससे निजात भी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, हम स्किन केयर के हवाले से डॉक्टर कंवल बात कर रहे थे। अब ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर इन्हिसार करते हैं, और वो चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, ख़ज़ा का मौसम आ जाए, बाहर का मौसम आ जाए, वो एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं या एक तरह की ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी ठीक है? ऐसे लोग मौजूद हैं वैसे? हाँ बिल्कुल है मेजॉरिटी। ये तो बड़े वैसे अच्छे हैं, वो उनका तो खर्चा ही नहीं होता फिर। हमारे तो गर्मियों के अलग प्रोडक्ट, सुबह के अलग प्रोडक्ट्स, रात के अलग प्रोडक्ट्स, विंटर्स में अलग हमारे हो जाते हैं। देखिए होना भी तो ऐसे ही चाहिए ना। मैंने कहा ना कि वेदर के साथ साथ आपकी स्किन भी तो चेंज हो रही होती है ना, तो बेसिकली आपकी स्किन को नीड है। हमें तो टेंशन पड़ी होती है कि इसमें खर्चा निकालना है हमने अलग स्किन केयर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो लोग, मैंने कहा ना, वो लोग लकी होते हैं कि जिनको एक ही प्रोडक्ट पूरे साल सूट करता रहता है। अगर आपको सूट कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं कर रहा, जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा है और आपकी स्किन ऑयली है, अब आपने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिनमें लो सैलिसाइलिक हो, जिसमें आपको नियासिनामाइड भी मिले, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिनमें जिंक हो, एलोवेरा हो। ये चीजें आपकी स्किन से ऑयल को रिड्यूस करती हैं। बट अगर अभी का वेदर है जिसमें जो ड्राई कर रहा होता है, उसमें आपको सेरामाइड बेस्ड चाहिए, हाइलुरोनिक बेस्ड चाहिए, ग्लिसरीन बेस्ड चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत सारे, मैं हर अपने जो वेदर होता है उसमें अपने प्रोडक्ट चेंज करना पड़ती है, बिकॉज़ स्किन लिटरली कह लें कि उसकी डिमांड होती है कि भाई अब चेंज करो। बिल्कुल ऐसे ही चेंज करो। वो ड्राई हो जाती है, वो फ्लेकी स्किन हो जाती है, और चीजें बड़ी स्किन के साथ होना शुरू हो जाती है। आप लोग नोटिस नहीं करते हैं, नोटिस करना चाहिए। स्किन भी ब्रीथ करती है, ऐसे ही है। स्किन भी आपसे ये जो केयर है ना, ये मांग रही केयर मांगती है, न्यूट्रिशन मांगती है, ऑक्सीजन मांगती है, उसकी डिमांड होती है, नहीं तो वो रिएक्ट करती है। एक्ने है, पिगमेंटेशन बाकी सारी चीजों में। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, मंसूर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम ये मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बीवी के ना जो निशान पड़ते हैं सुर्ख,
और जिल्द वाले डॉक्टर को भी बहुत चेक करवाया मैंने। जब दवाई खाई जाती है ठीक हो जाती है, दवाई छोड़ देती है फिर निशान आ जाते हैं। किस तरह के निशान होते हैं? किस तरह के ये निशान ना होते हैं? सुर्ख निशान आ जाते हैं, तदरियां जैसे हो जाते हैं गोल गोल। अच्छा, और ये किस जगह पे स्पेसिफिक होते हैं? ये माथे पे होते हैं और गालों पे होते हैं और बाजू पे होते हैं। ठीक, आंखों के करीब होती है। ओके, ठीक है। तो कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका, मेडिसिन खा रहे हैं? मैडम ये ना जनरल हॉस्पिटल में जिल्द वाले डॉक्टर को चेक करवाया था हमने। उन्होंने डायग्नोस किया था कुछ? जब दवाई खाई जाए ठीक है या थोड़ा सा तशखीस की थी मंजूर साहब, उन्होंने तशखीस की थी इसकी? क्या उन्होंने क्या कहा था, ये क्या चीज है? एलर्जी। एलर्जी। बीवी से बात मैडम जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहा था डॉक्टर ने जब तशखीस की थी मंजूर साहब की, तो उन्होंने क्या कहा था, ये क्या बीमारी है? बीमारी में तो ये पुरानी एलर्जी है बस, और कुछ नहीं बताया। अच्छा, अब और गोश्त वगैरह मुर्गी का जब इस्तेमाल करती हूँ तो चेहरे पर फौरन अटैक हो जाता है। ठीक है, पुरानी एलर्जी होगी। चले, ठीक है जी मंजूर साहब, अभी डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं कि क्या हो सकता है। वो तो कह रहे धद्दर टाइप जैसे होती है या एलर्जी, डॉक्टर ने तो कहा पुरानी एलर्जी, ऐसा होता है? दोनों देखिए डिफरेंट बात हो रही है ना। जो धद्दर टाइप है मींस फंगल इन्फेक्शन है, बट जो पुरानी एलर्जी है, जो कुछ कुछ फीचर्स आ रहे हैं कि गोश्त खाने से एग्रावेट हो जाती है या कुछ खाने से एग्रावेट हो रही है और सम टाइम होती है, सम टाइम खत्म हो जाती है। दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। वो एक पुरानी एलर्जी लाइक अर्टिकेरिया टाइप हो जाता है ना। हमने एक प्रोग्राम में अर्टिकेरिया पे बड़ा डिटेल डिस्कशन भी किया था कि वो आपको किसी चीज से एलर्जी होती है। वो कोई चीज खाने वाली भी हो सकती है, परफ्यूम भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल कोई ऐसा एटमॉस्फेयर भी हो सकता है लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, कोई गर्मी जिसे ज़्यादा लगे तो निशान बन जाए, आप अच्छे वेदर में आ जाए तो ना कुछ हो, सर्दी ज़्यादा लगे तो बन जाए, हाथों में वेट उठाएं तो बन जाए, वो अर्टिकेरिया की टाइप है। सो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि आपको प्रॉपरली डायग्नोस करवाने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो दद्दर टाइप है तो डेफिनेटली वो फिर हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हो, लेकिन फंगल इन्फेक्शन मोस्टली इस तरह नहीं करता कि आ जाए और चला जाए, आ जाए और चला जाए। एग्रेवेट हो जाता है समटाइम कुछ फूड से, लाइक कुछ गर्म जिन्हें हम तासीर में कहते हैं, गोश्त खा लिया या बाहर का कोई प्रोडक्ट ले लिया। सो दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एलर्जी अगर है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। लेकिन दोनों का मसला ये होता है कि आपने एग्रावेटिंग फैक्टर यानी वो चीज जो उसे स्टिमुलेट कर रही है, फैला रही है, उससे दूर रहें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग उसे परसू नहीं करते, फॉलो नहीं करते। आपको प्रोडक्ट दिया, जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया, फंगल इन्फेक्शन था, आपको वीक में ही सब कुछ ठीक हो गया। अब आपने दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना कि जी मैं तो ठीक हूँ, और फिर जब वो 15 दिन बाद दोबारा से निकलेगी तो वो आपको ज्यादा वर्स होके निकलेगी। तो जब तक डॉक्टर आपको कहते हैं तो फीस कमाना ही उनका मकसद नहीं होता। बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स में आपको फॉलोअप की नीड होती है। सो अगेन आपके लिए भी यही है कि आप अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के सबसे पहले उसकी तशखीस करवाएं, डायग्नोस करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है। इन दोनों में से जो भी प्रॉब्लम है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा और होगा मेडिकेटेड ही, ये भी किसी घरेलू टोटके से नहीं जाएगा। सही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है, स्किन स्पेशलिस्ट से जो है ना, वो एक दफ़ा चेक ज़रूर करा लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर ये कोई पुरानी एलर्जी है जिसका आप बात कर रहे हैं। अच्छा, स्किन केयर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाना वाकई हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे लोग कहते हैं जी सुबह 7 स्टेप्स करें, 10 स्टेप्स करें मॉर्निंग रूटीन में, फिर रात में भी आपने इतने ही करने हैं, और फिर हर वेदर में आपने चेंज करके 10 नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं। तो ये जो ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वाकई हमारे चेहरे की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, देखिए हर वक्त आपको ना ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती मुनीबा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन जो है मॉर्निंग में आपने 10 प्रोडक्ट्स नहीं लगाए तो आपकी स्किन को फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने अपनी स्किन की नीड के मुताबिक ट्रीटमेंट देना है। बेस्ट चीजें मैं हमेशा बताती हूँ, आपके प्रोग्राम में भी बताया है कि मॉर्निंग स्किन केयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सही है, 2 चीजें सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपने कहीं बाहर जाना है, आप हाउसवाइफ हैं, आपने घर के काम करने हैं, तो ये 2 चीजें सफिशिएंट है। बाहर जाना है, वर्किंग है, कॉलेज स्कूल गर्ल है, आपने थोड़ा सा कुछ लगाना है, कोई BBCC क्रीम लगाना चाहते हैं, कोई मेकअप करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना स्किन ही उतनी अच्छी अच्छी स्किन होगी। होगी, हाँ, ये ऐसा मिथ नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, वो बेशक आप एक भी यूज कर रहे हैं ना और उसके ऊपर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वो इनफ है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे थे स्किन केयर के हवाले से। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर थैंक कंवल। यू सो मच मुनीबा। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने वेट लॉस के हवाले से हमने बात करनी है। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लोग हमें उस साइड पर देख रहे हैं ना स्क्रीन के, उनको पता होगा कि अगर आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं ना, जब आप अपनी फिज़िक का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसके बाद जब आप अचानक आपको फिर वो एहसास होता है कि नहीं अब बस, और फिर जब वो आप दौड़ लगाते हैं ना वेट लॉस के लिए, फिर आपको पता चलता है कि कितनी कोशिशें, कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसके लिए जिम जाना पड़ता है, फिर लोग डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग जो है ना वो योगा के थ्रू भी वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं। वो योगा भी एक बहुत अच्छा कह लें कि ज़रिया है वेट लॉस के लिए। तो किस तरह किया जा सकता है, कैसे हमने करना है, घर पे रह के क्या क्या योगा के पोजेज हम कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। और एज यू नो कि योगा एक्सपर्ट सुलाफे नकवी ने हमें ज्वाइन किया है आज के इस शो में, तो सुलाफे को वेलकम कहते हैं। सुलाफे, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सो हम टॉपिक की तरफ अगर आते हैं ना, तो यस इट्स अ गुड थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वेट लॉस करना है। आपने कहा ना कि एक टाइम आता है जब आपका वेट बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, बट क्या योगा वेट लॉस करता है, फैट लॉस करता है? यस। सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि यस। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी। मैं कहती हूँ पहली चीज़ तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। बिकॉज जब हम एज में आगे जाते हैं तो आफ्टर 30s 40s आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस बढ़ना शुरू होती है। अब योगा में जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज हम करते हैं वो आपको हेल्प करता है कि आपके मसल्स और आपकी जो जॉइंट्स हैं उनमें एक मोबिलिटी और आपके जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल थोड़े से रहें। सही है। आपको इंजरी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग नहीं कह रहे होते कि विंटर्स के अंदर पुरानी दर्दें निकलती हैं। इट्स नॉट पुरानी दर्दें निकलती हैं। एक्चुअली द थिंग इज कि आपका जॉइंट्स स्टिफ हो रहे होते हैं, आपके मसल्स स्टिफ हो गए हैं स्ट्रेस की वजह से, एक हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है उसकी वजह से भी, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो योगा फैट लॉस में इस तरह आपको हेल्प करेगा कि एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, एक आप अपने बैलेंस पे काम कर रहे हैं, एक आप अपने मेडिटेशन के लिए के ज़रिए एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि स्ट्रेस से क्या होगा, अगर हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, हम कम खा रहे हैं, हम डाइट करें तो स्ट्रेस से क्या फ़र्क पड़ता है? आपका कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, आपको जो फैट स्टोरिंग जो हार्मोन है इंसुलिन, आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में, और आप फैट आराम से आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा होगा, राइट? सो ये चीजें स्टेप्स को फॉलो करें, देन यू कैन रिड्यूस वेट। यस, मतलब कि आप योगा के थ्रू भी वेट लॉस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं योगा बड़ा बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और बहुत देर बाद जाके इसके रिजल्ट आते हैं। मतलब अगर हम जिम जाएंगे तो 3 महीने लगाएंगे या 6 महीने लगाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा इनिशियल स्टेजेस पर ही। लेकिन योगा में ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तवील अरसे तक करना पड़ता है, फिर जाके उसके रिजल्ट आते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है योगा के बारे में। कॉन्सेप्ट ये है, और एक तो ये होता है कि एक तो योगा वाला भी बड़ा फ्लो ऐसा होगा, ऐसे बात करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपना अटायर भी यही रखा कि लोगों को लगे नहीं जी योगा वाले एक्टिव बहुत होते हैं। नंबर 2, जहाँ तक बात आप करती हैं कि लॉन्गर रन, असल में हमें इसे कहना चाहिए कि लॉन्गर रन तक आपको इसके बेनिफिट्स होते हैं। जितना स्लो आपका फैट लॉस एंड वेट लॉस होगा उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। बहुत सारे लोग जो ड्रास्टिकली अपना वेट गिरा देते हैं उसके बाद वो वापस भी आ जाता है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता, बिकॉज वेट तो वापस आ गया। जो आपने गिराया था जिससे आप वेट कह रहे हैं
वो मसल लॉस हो सकता है और वो वाटर वेट हो सकता है और थोड़ा बहुत आपका फैट लॉस होता है। जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं वो स्लो होता है, आपने अपने मसल को भी बचाना होता है। ठीक है। स्पेशली आई से आफ्टर 30 प्लीज आप अपने ऊपर वेट ध्यान सिखाएं, दें, बॉडी ठीक है। वेट ट्रेनिंग करें, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एज नहीं करेंगे, यू नीड मसल्स इन योर बॉडी। आप है। बुढ़े ही तब होते हैं जब आपका मसल मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी लोगों को नहीं पता कि मसल लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है, इसकी Yes. बात करेंगे हम सुलाफे। लेकिन हमारे साथ कॉलर है एक, नौशहरा से कॉल की है हमें मोहम्मद खान आफरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम दुआ कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। और आपने ये जो खबर सुनाई है ये तो बड़ा अफसोस हो गया और अल्लाह करे आप जहाँ जाए खुश रहें, आमीन आमीन। कामयाब रहें। और ये वेट लॉस के लिए भी एक मशवरा देता हूँ जी जी। कि इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, इसमें अगर डाइट पे कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह खुद ब खुद वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद खान आफरीदी साहब हैं, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं ओह, माशाल्लाह। और नौशहरा से हमें कॉल करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के प्यार का कि आप हमारे साथ जो करते हैं, जागो लाहौर के साथ, मेरे साथ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो दोबारा स्क्रीन के थ्रू आप लोगों से मुलाकात होगी। एक्सरसाइज की तरफ भी चले जाए Why not? सुलाफे, Why not? ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर आपने योगा भी करना है तो उसके साथ किस तरह की एक्सरसाइज आप घर पे रहकर कर सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, सुलाफे आपको सब कुछ बता के जाएगी। एंड साथ ही साथ जो आपके कॉलर ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हाँ। मैसेज में बाकायदा कैमरा की आंख पे आंख डाल के बताती चलूं, एक्सरसाइज 30 to 20% है, 70% 70 to 80% आपकी डाइट होती है। ही इज वेरी राइट। हाँ। बहुत सारे लोग 30% अपना पूरा करना चाह रहे होते हैं, उससे 100% एक्सरसाइज से आप काम ले रहे हैं। आप अपनी बॉडी को ओवर यूज की तरफ लेकर जाते हैं, बर्नआउट में आएंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज भी नुकसानदेह होगी, ये लिख के रख लें। सो करना क्या है, सिंपल 20 to 30% एक्सरसाइज, आपके 70% आपकी डाइट हो गई। स्लीप का ख्याल रखें, अर्ली डिनर करें, आपको कोई नहीं रोक सकता फैट लॉस एंड वेट लॉस से। करना क्या है, सिंपल, मैं हमेशा कहती हूँ लोअर बॉडी पर ध्यान दें, बिगेस्ट मसल है। जितना आपकी लोअर बॉडी मजबूत होगी उतना ही आप आराम से जी सकते हैं बगैर किसी के सहारे के डिपेंडेंट रहे। राइट, हमारा गोल ये होना चाहिए। सो सबसे पहले करना क्या है, सिंपल, आपने सिर्फ जिस टाइम स्क्वाट में या आपने, हम जिसको चेयर पोज बोलते हैं, लाइक आप बैठ रहे हैं, राइट, सो आपने अपने पेल्विक एरिया को हल्का सा पीछे पुश किया एंड देन अपने हाथों को या तो सामने रखेंगे या आप ऊपर रखेंगे, जहां पर भी आप रखना चाह रहे हैं जो आपके लिए आसान है। इफ़ यू थिंक कोई इंजरी या आपके कंधों में पेन हो रहा है, सो सिंपल आप यहाँ पर अपने हाथ रखें, बैलेंस भी रहेगा। टू मेक इट मोर इंटेंस आपने क्या करना है, अपनी एक आपने अपने टो पर आना है और हील को लिफ्ट करना है, थोड़ा सा खुद को चैलेंज करेंगे। रिमेंबर, आपके जो काफ मसल हैं, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी में बढ़ जाती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करें, इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन। सो सिंपल, जितने भी आप काफ रेजेस करते हैं, तो याद रखें ये इसको सोलियस पुशअप भी कहते हैं। सिंपल, हर खाने के बाद आप इसको 10 से 15 के सेट्स में करें, 2 से 3 सेट्स में 10 से 15 की रेप्स के साथ। आप देखेंगे कि आपका वेट मैनेज होने लगेगा सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से। सो ये एक चीज है। दूसरा, सिंपल, आप हर खाने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स के लिए डू दिस। आपकी बॉडी आप मूवमेंट के लिए बनी है, यूज योर मसल्स। मैंने ऐसे यूज योर मसल्स तो किस तरह से, वो भी मैं बता देती हूँ। सिंपल, जैसा कहा, अगेन लोअर बॉडी, आप स्क्वाट में गए और उसके बाद आपने अपने हाथों में, या तो आप कोई वेट उठा सकते हैं, इनकेस अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमारे पास वेट्स ही नहीं है, आप वाटर बॉटल उठाएं। वाटर बॉटल नहीं, सिंपल अपने हाथों को यहाँ रखा एंड मूवमेंट एग्जैक्टली वही सेम होगी जो आप नॉर्मली बाइसेप कर्ल्स में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन मसल की वो उसके मुताबिक नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस चाहिए तो आप प्लैंक कर सकते हैं, अदरवाइज आराम से यहाँ पर आ जाए 10 से 12 रेप्स की और उसके बाद आप नेक्स्ट पोस्चर की तरफ चले गए।
मैं नॉर्मली लोगों को ये कहती हूँ कि आफ्टर 30 आप अपने बैलेंस का बहुत ख्याल रखें। अच्छा। अगर आप बाइसेप कर्ल भी करें, अगर आप जिम में भी हैं, हाँ। आपने क्या करना है कि बाइसेप कर्ल करें, आप अपनी एक लेग पर आकर करें। अच्छा, होता ये है कि हम अपनी राइट साइड ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, जो जिनका राइट हैंड डोमिनेंट होता है, तो हम लोग राइट साइड पे अब खड़े यहाँ होते हैं। पर मेरे लिए चैलेंजिंग होना इसलिए चाहिए कि मैं अपनी लेफ्ट साइड पर स्टेबल कर रही हूँ उसको। योगा क्या करता है, नॉर्मली अगर मैं यहाँ खड़ी होंगी, आप बेशक देख लीजिएगा बहुत सारे लोगों की चीज ज्यादा शिवर करना शुरू करेगी, मेरी नहीं कर रही। कैमरा की आंख झूठ नहीं बोलती। क्यों नहीं कर रही? योगा आपकी दोनों साइड्स को अलाइन करता है। अगर आप लेफ्ट, आपका हाथ डोमिनेंट नहीं भी है ना, आपका जो राइट ब्रेन है वो काम कर रहा है, आप दोनों साइड्स को यूज करते हैं योगा में। जब हम बताते हैं कि ट्री पोज करें आप, तो हम ट्री पोज कर रहे होते हैं, सिंपल आपने हाथ यहाँ रखा, सो अपने बैलेंस पे काम करें। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ी मिथ, योगा कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस, फैट लॉस के लिए होती है। मुनीबा का लास्ट शो में चाह रही जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें। रिमेंबर, लिख के रखें कि एक्सरसाइज इंसान के लिए बनी है, मोबिलिटी के लिए, ना कि सिर्फ पतले होने के लिए। ये आपकी मेडिसिन है। अगर मैं भी इस एज में, आई एम 33 मार्च में हो जाऊंगी, अगर मैं भी इस एज में अपने घुटनों को बिल्कुल उससे काम नहीं लूंगी ना, जो कि मैं ये कर रही हूँ, ये मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी पर स्ट्रेस आना, गुड स्ट्रेस, बड़ी अच्छी चीज है। तो हम जिसको लंजेस बोल रहे होते हैं, इनके हिसाब से लंजेस नहीं हो रहे, आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेच करें। अच्छा। अपने आप को होल्ड करें और इस पोजीशन में कुछ देर गुजारें। सही है। बैलेंस के लिए आना है, हाथ यहाँ रखें, ऊपर रखें, सो बैलेंस करें और दोनों साइड पे सेम टाइम यानी अपने दोनों साइड्स को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों को यूज करें। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं योगा टू जॉइन, कि आपके सारे एस्पेक्ट्स पर काम करेगा। एंड देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल के बाद, पोस्चर। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ उनका पोस्चर ही ऐसे हो गया हुआ है। करना क्या है, रोल योर शोल्डर्स बैक। सबसे पहले खड़े भी हो, कॉन्फिडेंस की निशानी होती है बाय द वे, रोल योर शोल्डर्स बैक। अब पोस्चर का इशू है, अपने हाथों को आपने पीछे लॉक किया, लॉक करने के बाद स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स और कॉन्शियसली, एंड देन आपने अपनी चेस्ट को थोड़ा सा, चेस्ट आउट एंड ब्रीथ। ब्रीथ करते हुए आपने फोकस करना है अपने पोस्चर पे। चाहें तो आप फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं करती, जज्बाती हो जाते हैं और इंजरी की तरफ चले जाते हैं, तो वो नहीं बताऊंगी। दूसरा आपने क्या करना है, अपने हाथ को आप लॉक कर सकते हैं पीछे, यहाँ पर इसको होल्ड करें। दिखने में थोड़ा सा शायद आसान भी लग रहा हो, बट आपको पता चलेगा जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स अगेन दोनों साइड्स पे। उससे ये होता है कि आपकी एक साइड की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स थोड़ी सी कम होती है, सो वो आपने उसको बेहतर तरीके से बना लेना है बेहतर। एंड देन लोअर बॉडी की बात हो गई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर वही बात, पेट। टारगेटेड एक्सरसाइजेस हफ्ते में 1-2 दफ़ा चलती हैं, बार बार करेंगे कोई मैजिक नहीं होगा, बट मसल टोन हो जाएंगे। सिंपल करना ये है कि आपने अपने हाथों को यहाँ रखा एंड यहाँ पर रख कर और आपने बाइसिकल क्रंच या टो टचेस, सिंपल टो टच कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी। 30 सेकंड से 40 सेकंड्स तक आप एक्सरसाइज को करेंगे 2 से 3 सेट्स में, ये आपको फ़र्क डालना शुरू कर देंगी। बट अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के साथ सोते नहीं हैं, ये जाके पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, 2026 आ गया है, हर चीज़ डेटा पर काम करेगी। यानी जो आप बोलेंगे इधर उधर का इल्म बिल्कुल नहीं, आपने बात करनी है स्टडी की। 2026 है, स्लीप पर जाकर पढ़ें। अगर आप एक रात भी नहीं सोते, 30% इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। एंड देन कैलोरी डेफिसिट करें, मसल ट्रेनिंग करें, जो मर्जी कर लें, आपका फैट लॉस उसमें हर्डल आना शुरू। हम तो कितनी रातें ऐसी होती हैं जो उस पे सोते ही नहीं हैं। एंड देन जो लोग, अभी मैं कल रात नहीं सोई हूँ, आपको एक और धमाकेदार न्यूज़, जो लोग अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, डेमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जाके स्टडी पढ़ लें। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉग्निशन नहीं है, कॉग्निशन किस तरह होगी? जिस तरह मैं 2 मूवमेंट्स एक साथ कर रही थी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, जब मैं 2 मूवमेंट्स एक साथ करती हूँ, कॉग्निशन का इशू है, तो उसको बेहतर बनाना है। सिंपल मूवमेंट साथ साथ करें, हाथ ऊपर एंड हियर, सिंपल। अब ये दिखने में कुछ भी नहीं है, बट मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगी साथ साथ बात करते हुए। नॉर्मली आप लोगों को कहें को मूवमेंट करो, वो रुक जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो उनको कहें कि आप साथ साथ बोलो। इवन मैं अपनी क्लाइंट से जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन करूंगी, आपने कल क्या पहना था, आपने कल क्या खाया था, देन दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और मूवमेंट कर रहे हैं।
इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। सो ये आपको योगा सिखाता है, नॉट जस्ट वेट लॉस, नॉट सही है, जस्ट फैट लॉस, योर लाइफस्टाइल, कि आपने अपने आप को, अपने माइंड को कैसे बेहतर बनाना है और कैसे अच्छा लिखना है। आई लॉस्ट 8 kgs और जब वेट गेन किया, ज़ाहिर है हर कोई आके वेट गेन कर लिया आपने, बॉडी शेमिंग ना करें, वो कोई मसला भी हो सकता है। सही है, 8 kgs की गिराया आराम से। मुझे कभी किसी ने आके नहीं कहा कि यार तुम्हारी शक्ल तो बिगड़ गई है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वेट लॉस तो हो जाता करते है, हैं तो वो शक्ल पर आ जाता है कि इन्होंने बड़ा गंदा वाला वेट लॉस तो किया है। वो ठीक है। गंदे वाला वेट लॉस मत करें। ये लास्ट आप अपने पोस्टर देख लें, ये है। आपने रोजाना अपनी मोबिलिटी के लिए करना ही करना सही है। है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है, ठीक। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी एज करने लगे तो हैं, ये आप लोअर बॉडी मोबिलिटी पे काम करें। एक्सरसाइज कर सकते हैं, Yes. योगा कर सकते हैं। ये वाले पोजेस बहुत आसान है, आप Yes. करिए और अपने आप को जवान बनाने की कोशिश करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी, योगा एक्सपर्ट है। आज हमें बता रही थी कि हमने योगा के थ्रू किस तरह वेट लॉस करना है। थैंक यू सो मच सुलाफे कि आप आई और आज का दिन आपने हमारे साथ, मेरे साथ गुजारा। Means a lot. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने बात करनी है कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से। आपको पता है कि ये सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और हर सैटरडे को हम आपकी मुलाकात कराते हैं अहमद फवाद साहब से, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और जो कॉर्पोरेट चैलेंजेस जो लोगों को फेस करने पड़ रहे होते हैं उस दुनिया के, उनको हम डिस्कस करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज हमने बात करनी है कि जनाब कॉर्पोरेट में विलन या कॉर्पोरेट हीरो, आपका जो करियर है वो कौन बनाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है, और इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के वाले से बात करनी है कि जी। कॉर्पोरेट विलन और कॉर्पोरेट हीरो जी, ये होता है क्या है और कौन होते हैं कॉर्पोरेट हीरो और कॉर्पोरेट विलन? अच्छा, ये बड़ा मज़े की एक ना मैंने कॉइन की थी ये वाली जो है ना टर्म। इनफैक्ट अगर इफ़ आई कुड रिलेट टू इट, आप देखें जो फिल्मी हीरोज और फिल्मी विलन्स होते हैं, अगर उनको हम जहन में रखें तो हमें इनको अंडरस्टैंड करने में बड़ी सही, आसानी होगी। ठीक है। वो कैसे है कि कॉर्पोरेट हीरो क्या काम करता है, सॉरी आम नॉर्मल फिल्मी हीरो। फिल्मी हीरो अगर आप आम इंसान के तौर पे देखें तो वो एक इंतहाई वैसे तो बड़ा टॉप नॉच इंसान है और वो स्क्रीन पे बड़े तमाशे कर रहा होता है, बड़ा और वो कामयाब इंसान पोर्ट्रे हो रहा होता है। लेकिन अगर आप उसकी अलग अलग शख्सियत को देखें तो आपको 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। एक, उसका डायरेक्ट कोई एम्बिशन नहीं है, कोई क्लियर गोल नहीं है। वो 2-3-4 लड़कियों के इर्द गिर्द घूम के गाने गाता जा रहा है। उसका सुर और लय भी बहुत अच्छी है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक। उसके अलावा वो जिस वक्त जो चाहे रूप धार लेता है। कभी जब मारना है तो एक ही पंच से हजार लोगों को भी मार रहा है और लाखों गोलियों से बच के भी वो एक विक्टोरियस बन के निकलता है। ही हैज नो क्लियर एम्बिशन, नो क्लियर स्ट्रक्चर, नो क्लियर लाइफ प्लान्स अपेरेंटली। वो हर सिचुएशन में से जीत के आ जाता है। वेयर हैज अगर आप फिल्मी विलन को देखें, विलन क्या करता है? ही हैज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, सही है, उसका एक प्रॉपर सेटअप है, वो बॉस है और ही इज अ नो नॉनसेंस बॉस। उसको पता है, उसको क्लियरली पता है व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, ही नोज व्हाट ही वांट्स। उसके मुताबिक फिर उस पर जो पूरा उतरता है, चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अपने डिपार्टमेंट में हो या उससे बाहर हो, वो उसको अगर उसकी लाइन से कोई हट जाता है तो उसको फिर वो छोड़ता नहीं है, वो उसको जिबा करके रख देता है, खत्म करके रख देता है। ही नोज हाउ टू फायर पीपल एंड हायर पीपल, राइट? क्योंकि यस, और उसने देखिए उसने जो ऑरा भी अपना बनाया हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि लोगों को इंप्रेस करना जिस तरह का हीरो करता है। उसका ऑरा वो है जो उसके डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को एक लाइन पे लेकर रखता है, इमेज क्रिएट करता है। इसको अगर मैं मुतवी करूं यहाँ पर कॉर्पोरेट लाइफ पर, तो कॉर्पोरेट विलन अगर हम यहाँ से लें जो वहाँ का विलन है, तो ही इज मोर स्ट्रक्चर्ड, ही नोज हु टू हायर एंड हु टू फायर, he knows how to go and where to go, he knows the way, shows the way and lead the way। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक फिल्मी विलन में नेगेटिवली दिखाई जा रही होती हैं, एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जो एक जेन्युइन हीरो है, ठीक है, उस
की वही क्वालिटीज। क्वालिटीज। सो कॉर्पोरेट विलन इज द वन जो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। जिस तरह के फिल्मों में होता सही है। है। कॉर्पोरेट विलन इज द वन जिसको पता नहीं है क्या चाहिए, जो इमोशंस मैनेज नहीं कर सकता, जहां पे जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जिसको ये पता नहीं है कि टीम कैसे रन करनी है, और वो एक छिछोरा लिफंगा सा है जो हर सिचुएशन में से जीतने की कोशिश करता है। सही है। ही इज द कॉर्पोरेट विलन। ये मतलब यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे उल्टा है। कॉर्पोरेट हीरो वो है जिसको ओके, पता है क्या बात करनी है, सही कहाँ है, करनी सही है। है, जिसका विजन क्लियर है, जिसको टीम को चलाना आता है, जिसको ये पता है कि किसको फायर और किसको हायर करना है। सो यहाँ पर बिल्कुल ये उलट हो जाता है। बिल्कुल उलट है यहाँ पर। Exactly. लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो आपका मैनेजर होगा या जो बॉस होगा, जो बहुत सख्त होगा, वो तो विलन ही है। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो यही होता है ना कि हर सख्त मैनेजर जो है ना वो उसको विलन बना दिया जाता है। हाँ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Okay. आपको इसमें डिफाइन ये करना है मुनीबा बहुत माइंडफुली। अगर मैं बॉस वो सबॉर्डिनेट हूँ और मेरा बॉस सख्त है, तो मुझे ये देखना है कि विलन वो उस सूरत में होगा अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है ठीक और है। जब जो मुंह में आता है बोल देता है, और सही उसको है। पता नहीं कि मैंने पिछली जो बात की थी 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले, अब मैं उसको बिल्कुल निगेट कर रहा ठीक है। हूँ। पहले मैं कहता हूँ ये करो, फिर ये करो। ये है कॉर्पोरेट विलन। ओके। कॉर्पोरेट हीरो वो है जो आपको हार्ड टाइम, टफ टाइम देता है। वो आपको पुश करता है कि आप अपनी विंग्स जो है ना वो अपने खोलें। मसल्स को स्ट्रेच करें। आप अगर इस वक्त पॉइंट ए पे खड़े हैं तो उसको पता है कि इसको मैंने ईयर एंड तक पॉइंट बी तक या सी तक लेके जाना सही है, ठीक उसके लिए है। इसको टफ टाइम से गुजारना है। तो मेंटल अब्यूज करना टफ टाइम नहीं है, बल्कि उसको मसल्स खोलने की हिम्मत देना, ताकत देना, उसको एक्सपैंड करने के लिए जगह देना, ये है जो कॉर्पोरेट जेन्युइन कॉर्पोरेट हीरो है उसका काम है। तो अगर वो बॉस आपका सख्त है लेकिन आपकी प्रोफाइल बढ़ रही है तो फिर वो कॉर्पोरेट हीरो है, वो विलन नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ आपको मुसलसल पिंच कर रहा है और गलत कर रहा है और आप में फीडबैक देने की सलाहियत भी नहीं है, या फीडबैक देते हैं वो रिसीव नहीं करता, तो फिर यस ही इज अ टफ बॉस एंड रॉन्ग बॉस। मतलब कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो विलन है वो उसका एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो उनके करियर के ऊपर है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनता है, जी, जो हमें फिल्मी लग villain, रहा या। होता है कि भाई वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड ही इज अ ट्रू हीरो, ही इज अ ट्रू सही कॉर्पोरेट है, हीरो ठीक जो है। फिल्मी विलन वाली क्वालिटीज लेके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ओके। इस डिपार्टमेंट को बाय द एंड ऑफ द ईयर कहां पर लेके जाना। मतलब यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है ये कह सकते हैं आप Exactly, कि हम जो exactly. हीरो और विलन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा फिल्म से जो आया हुआ है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। यहाँ पे ऑपोजिट है बल्कि उसके। कहना चाहिए कि कॉर्पोरेट वाला रियल है, वो फेक है, वो फेक है, वो अपने ठीक है। स्क्रीन के लिए बनाया हुआ है और उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बता दें कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टीम है वो भी कॉर्पोरेट विलन यहाँ पर हीरो हो सकती है? यस यस, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। आप देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग दूसरी कंपनी से हायर किए जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो कल्चर और वो टीम सपोर्ट नहीं कर रही होती। गो के आइडियली ये इट हैज़ टू बी द बॉस जिसने कल्चर डिफाइन करना है, जिसने लोगों को लेके चलना है, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर आपकी टीम की 10-10 सालों से ये हैबिट्स हैं कि लेथार्जिक तरीके से काम करना है, पेन नहीं लेनी, तो अल्टीमेटली ही विल फेल एंड द सिस्टम विल एंड फेल। द टीम विल फेल। तो ठीक है। कॉर्पोरेट हीरो को फेल करने में उस कल्चर का बड़ा अहम उसका टीम का भी हाथ है। Yes. ठीक है। तो जो हमने शुरू में बात की ना कि जो टफ टाइम देता है, हमें लगता है वो विलन है या वो टॉक्सिक बॉस है। मतलब हमें ये लगता है कि अगर वो बॉस जो कि एम्प्लॉयज को टफ टाइम दे रहा है, जी। फिर वो उनके जो कामकाज पे या डेडलाइंस पर उसको पकड़ भी रहा है अपने जी। एम्प्लॉयज को, जी। और वो इन चीजों पे खास तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, हाँ। तो हमें लगता है कि ये वाकई टॉक्सिक ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक नहीं है। अच्छा, वो नहीं टफ है, बॉस है। वो टफ बॉस है। यस, ठीक देयर है। इज अ डिफरेंस। टॉक्सिक वो है जो आपको आते जाते हुए पिंच कर रहा ठीक है। है, आपको ग्रूम नहीं कर रहा। आप अगर कोई सॉरी आइडियाज लेके जाते हैं और वो वैल्यूएबल आइडियाज है जिनकी के वेट बनता है, तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहा, तो फिर उसको आप कह सकते हैं। बट यू मस्ट नो कि जो आपने आइडिया दिया है वो हाफ कुक नहीं है, वो प्रॉपरली ठीक तरह से। तो टफ बॉस को टॉक्सिक के साथ जो है ना वो मिक्स नहीं करना। अलबत्ता टॉक्सिक जैसे मैंने कहा वो पर्सनल कमेंट्स दे रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको सिस्टम से आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंतहाई ज़्यादा बिलो द बेल्ट एक्टिविटीज़ हैं उसकी, वो टॉक्सिक है। कोशिश करें कि एज सुन एज यू कैन लीव द प्लेस। किसी डिपार्टमेंट में मूव कर लें, किसी और जगह पर मूव कर लें, लेकिन आपके लिए हाँ इसमें एक सिर्फ चेक रख लें कि आप उसको फीडबैक दे सकें। ठीक है। 1-to-1 बैठ के उससे डिस्कस करें कि सर ये 2-3 चीज़ें problem है, हैं, ठीक। ये हर्डल कर रही हैं। आपको उस मीटिंग में साफ अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामे कर रहा है और जेन्युइनली ये आपको बिलिटल करने की कोशिश कर रहा है, या ये कि शर्मिंदा है और आगे इंप्रूव सही कर है, रहा है। अगर आपको नजर आती है इंप्रूवमेंट 2 से 4 दिनों में, गुड एनफ, इट मींस ही हैड सम हिज ओन प्रॉब्लम्स, वो अपने आप को कवर नहीं कर पा रहा, उसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, बुरा नहीं है अगर वो साथ आपके फीडबैक पे इंप्रूव कर रहा है। अगर नहीं हो रहा
तो जिसके फिर चांसेस हाँ, ज्यादा हैं फिर वो तो टॉक्सिक कट ले। फिर वो टॉक्सिक बॉस Yeah. की लिस्ट में आ जाता है। Yeah. अच्छा, दूसरा कॉर्पोरेट हीरो की बुनियादी पहचान क्या है, ये भी जरा बता दें। विलन के बारे में तो हम बात करें, हीरो की पहचान क्या है? कॉर्पोरेट हीरो हाँ, इज द वन जो कि फिल्मी विलन जैसा विलन है, जैसा है, बिल्कुल। पहली डेफिनेशन। हाँ। उसको पता है कि क्या चाहिए, ठीक है। उसके Q1, Q2, Q3, Q4 के गोल्स क्लियर हैं, उसको पता है मेरे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, टीम कैसी चाहिए, अपने आप को कितना अपस्किल करना है, किस तरह के लोग चाहिए, हायरिंग और फायरिंग करना और फिर सही है, ग्रूम करना ठीक उसको है। आता हो। अगर ये स्ट्रेट्स उसमें मौजूद है तो वो तो ये कॉर्पोरेट वो बॉस है। corporate अबव ऑल वो एक लीडरशिप स्टाइल के साथ नहीं चल रहा होता। अच्छा। यानी ज्यादातर लोग ना अथॉरिटी के साथ चलते हैं, हाँ, लीडर्स हाँ। के डांट डपट करके काम ले लिया। नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो इन्फ्लुएंस से काम करते हैं, कौन से लोग हैं जिनको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है। तो आपको 3-4 टाइप्स के जो वर्ल्ड वाइड लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं, वो अगर आपको मनूवर करना आते हैं विद दैट दो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, तो यू आर द कॉर्पोरेट हीरो। या सही है। अच्छा, दूसरा ये भी बता दें कि जो पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जी। इसमें हमें किस तरह के बॉसेस मिलते हैं? वो हमें हीरो मिल रहे होते हैं या फिर हमें विलन मिल रहे होते हैं? और साथ ये कि इस सेक्टर में ज़्यादा नुकसान सख्त अहदाफ से होता है या फिर गैर वाज़ेह लीडरशिप से होता है? हाँ, बहुत अच्छे सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि इफ़ यू हेट योर टीचर, टफ टीचर, वेट फॉर द बॉस। हम खुद भी बॉसेस हैं तो पता होता है कि किस तरह से टाइट सिचुएशन की जा रही है। तो बॉसेस आर नॉट सपोज टू प्लीज यू, ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। दे आर सपोज टू मीट द एंड ऑब्जेक्टिव जो कि कंपनी का है। तो अगर आप उसमें फिट होते हैं, ग्रूम होने के बाद भी आपको वो ग्रूम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद है कि कई इंडस्ट्रीज हैं जिनका बूम आया, जैसे मीडिया का एक ज़माने में अचानक बूम आया। वो जब हायरिंग ज़्यादा हुई तो लोगों को प्रमोशंस भी जल्दी मिल गई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसी तरह से टेलकोज में भी हुआ। उसमें मैं देखता हूँ कई लोग बड़ी सीटों पर छोटे दिमागों के साथ अभी भी बैठे हुए हैं, जिनको सिस्टम का अंदाज़ा नहीं हो रहा, उनको ये नहीं हो रहा कि सिचुएशन श्रिंक हो गई है, प्रॉफिट श्रिंक हो रहे हैं, वो अभी भी वैसे हैं। तो यू मे फाइंड सच टॉक्सिक बॉसेस इन योर फील्ड। तो ये पाकिस्तान में हैं बहुत ठीक ज़्यादा। है। सो आपका काम है इनके साथ मनूवर करना, भागना नहीं है, मनूवर करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन था पाकिस्तान में ओवरऑल जिस तरह से हाँ। चल रहा है कल्चर पाकिस्तान में, ये देखिए, ये रूटीन की बात है। जो जितनी भी है, हम कोई जग से निराले तो नहीं है लोगों। हाँ, हम भी वही हैं। पाकिस्तान जैसा। इज डूइंग मच बेटर अच्छा। देन मैनी कंट्रीज। ठीक है। आप अफ्रीका में देख लें, यूएई वगैरह साइड पे देख लें, कई मुल्कों से हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सो सिंपली आप उसको लेके चलते रहें, अंडरस्टैंड करें और गो विद द न्यू नॉर्मल। अगर आपको सिस्टम रिक्वायर कर रहा है, आप अपस्किल हो रहे हैं, ठीक चेंज है। होती है, तो व्हाई नॉट। हाँ, अच्छा, कुछ जेनजीज के वाले से बात कर लेते जी। हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो जेन एक्स जो हैं, जी। वो आपको पता है बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, फिर Yes. रिजल्ट्स फर्स्ट कहते हैं कि हमें पहले रिजल्ट्स चाहिए, उसके बाद कुछ और देखेंगे। जी, जी। ठीक है। अब ये लीडर्स को जेनजी कॉर्पोरेट हीरो समझती हैं या फिर टॉक्सिक विलन समझते हैं, क्या समझते हैं? अभी जो करंट जिस तरह की हाँ। सॉफ्ट पेरेंटिंग ने जैसा हाँ। जेनजी के साथ सलूक किया थोड़ा सा, उसमें यकीनन विलन समझते हैं। ठीक वो है। कॉर्पोरेट विलन नहीं, वो जेन्युइनली विलन समझते ओह। हैं कि ये रूड है, ये बदतमीज है, ठीक। इसके अंदर दिल नहीं है, अगर हम बीमार हो गए तो क्या हुआ। क्योंकि उन लोगों को आदत है, जेन एक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, वो उस ज़माने की पौध हैं जहां पर बीमारी को वो लिफ्ट नहीं करवाते थे, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं करते थे, उनके पास बहुत क्या कहना चाहिए डिपेंडेंट्स 10-10 थे। तो वो कहते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर हम सकते afford थे। ही नहीं कर सकते, आप बिल्कुल जिस चीज़ ऐसे। को एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। हमारी वो रूटीन में कभी आई ही नहीं है। हाँ। तो इनको लगता है, आई थिंक कि जेन जी को हमने जैसे लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको बेहतर हालात इसलिए मिले कि जेन एक्स में ने बहुत मेहनत की, इसलिए आप ज़रा पैम्पर्ड चिल्ड्रन बन गए। अब रियल लाइफ में आएंगे तो जाहिर है थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। फेस इट, एज लॉन्ग एज यू आर फेसिंग द वर्ल्ड, यू आर ग्रूमिंग, किसी भी आप जनरेशन से हैं। जब तक आप छुप के नहीं भाग रहे, आप छुप के भाग रहे हैं, यू आर गॉन देन। आपको ना ये जनरेशन एक्सेप्ट करेगी ना अगली करेगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो जेनजी डिमांड कर रही होती है फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्पस की डिमांड कर रही होती है, ये जो है कि जेन एक्स की लीडरशिप कमजोरी समझती है या फिर मुस्तकबिल की ज़रूरत है? ये देखिए, जेन एक्स को अगर मैं ये कहूँ ना कि 10-10, 15-15 साल एटलीस्ट हो गए अपने हाँ। करियर के, 20-20 साल, जिसमें उनको एक रूटीन फॉलो करने की आदत है। रूटीन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग सही है, टू फॉलो। ठीक है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है तो आप ना पर्पस अचीव कर सकते हैं, हाँ। ना आप किसी तरह की कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी तो HR डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चीज़ों में आ चुकी हुई है।
लेकिन जो जेन एक्स है वो डिसिप्लिन रिक्वायर करती है। डिसिप्लिन इज गुड फॉर जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा। हर किसी के लिए, डिसिप्लिन हाँ, सबके लिए जरूरी सही है। है। तो आप अगर इस एक चीज पर उनके साथ अलाइन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो ग्रो करना मुश्किल वो नहीं होगा। मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लास्टली अब हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जी। जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हमारी बातों को, हमारी गुफ्तगू को, और वो अगर कॉर्पोरेट हीरो बनना चाहते हैं तो वो क्या करें? किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए उन्हें? अच्छा, एक चीज़ मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया ने जुल्म किया हमारे यूथ पर, हाँ। वो ये था कि दे स्टार्टेड टू शो व्हाट दे डिडंट हैव। सही है, जो भी, और हर चीज़ को दिखाना शुरू कर दिया। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे। ट्रू। आप भी काम करती हैं, हम लोग भी, कोई बल्कि कुछ वर्स्ट डेज होते हैं जिसमें हमें बहरहाल काम करना पड़ता है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी है, उसको शोकेस करें सोशल मीडिया पर, लेकिन मेक श्योर करें कि काम अच्छा हो तो वो सोशल मीडिया पर आए। एक फेक इमेज बनाने की जरूरत नहीं है आपको, रियल इमेज बनाएं, अपने आप को डेवलप करें और उसके बाद रियल इमेज बनाएं। और कॉर्पोरेट हीरो की जो हमने शुरू में डिस्कशन की है, स्ट्रक्चर्ड हो, अपडेटेड हो, सिस्टम के मुताबिक हो, उसके अपने एंड ऑब्जेक्टिव का अंदाजा हो, डिसिप्लिन हो, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है जी, चलें जी, आज हमने बात की है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो विलन है और जो हीरो है वो किस तरह का होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और वो एक एम्प्लॉय की ज़िंदगी में, उसके करियर के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट रखता है। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए और आज इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।